इंजन फ्लेम आउट्स होते हैं, यस। इंजन फायर होते हैं, यस। ओवरवेट होता है, यस। इसके चांसेस किसी भी पायलट के नहीं हो सकते कि वो टेक ऑफ करने के टाइम ही अपने दोनों इंजन बंद कर दे। दूसरा है कि फ्यूल कंटेमिनेशन हो जाए, जिससे फ्लेम आउट हो सकता है। लैंडिंग गियर से ड्रैग बढ़ेगा, या उसने आगे लीवर उठाना था और उठा दिया उसने साइड पे। तो मैं इस थ्योरी को नहीं सपोर्ट करता। छह आपके जनरेटर्स हैं, छह के छह जनरेटर फेल हो गए, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। अगर एपीयू बंद है और दोनों इंजन ऑफ हो गए हैं तो पॉसिबल है, जो मुझे बहुत रिमोट चांस लगता है, क्योंकि जनरली एपीयू को बंद हम टेक ऑफ के बाद ही करते हैं। हम ये जब डिजाइन करते हैं एयरक्राफ्ट को, तो ये मानते हैं कि कोई पागल बैठा है अंदर और वो सबसे बड़ी बेवकूफियां करेगा, जी। किसी भी कारण, सरकमस्टांसली, नॉलेज के कारण, स्ट्रेस के कारण, कुछ भी हो, हम उस गलती को भी कवर करते हैं। हाइड्रोलिक लॉस मैंने तीन सिस्टम में से तीनों के तीनों फेलियर हो जाए, ये चांसेस हमने रिमोट कर दिए हैं, क्योंकि तीन सिस्टम है, तीनों फेलियर इकट्ठे हो नहीं सकते। ये टेररिस्ट एक्ट हो सकता है, पर एक इंजीनियरिंग सैबोटेज नहीं हो सकता। नंबर दो, सैबोटेज अगर है भी, जो थ्योरी लेके चल रहे हैं, मैं उसको काउंटर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं लाइन का एक बेसिकली इंजीनियर हूँ, कि एयरक्राफ्ट उड़कर आया है, अहमदाबाद में लैंड किया है। तो एक इंजीनियर के पास दो ही काम है, एक तो फ्यूल डालना और एक ऑयल डालना। अहमदाबाद में एयर इंडिया की विमान संख्या AI-171 की दुर्घटना दुनिया के सबसे दुखद और दर्दनाक हादसों में मानी जा रही है। उड़ान भरने के मात्र 40 सेकंड के अंदर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और 279 जानें चली गईं। सभी परिवार छिन्न भिन्न हो गए। इसके कारणों को लेकर पूरी दुनिया में अटकलें लगाई जा रही। रातों रात विशेषज्ञ कुकुरमुत्ते की तरह उभर आए हैं। कोई इसे ह्यूमन एरर करार दे रहा है, तो कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर, कोई लैंडिंग गियर ऊपर न उठने को दुर्घटना का कारण बता रहा है, कोई विंग स्पैन रिट्रैक्ट करने या इसके पूरे तरीके से एक्सपेंड न करने, कोई इंजन के पंप की फेलियर बता रहा है, कोई विमान बोइंग कंपनी को ही दोषी ठहरा रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हमने एयर इंडिया में ही 35 वर्षों तक इंजीनियरिंग विभाग में काम कर चुके इंजीनियर श्री इंद्रजीत सिंह जी से बात। उन्होंने एयरबस से लेकर बोइंग तक सभी विमानों को ठीक किया है, एक एक पुर्जों को देखा है। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर ये विमान की दुर्घटना के कारण क्या थे। आइए उनसे बात करते हैं। सर, वेरी यस। वेरी warm welcome to you, Indian Mastermind Show, Inderjeet Singh ji. So, what are the possibilities? I'm not asking about the exact reason, but what are the possibilities? तो वो आप बता सकते हैं क्या क्या possibilities हो सकती हैं? सर, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, क्योंकि पॉसिबिलिटी हर एक की अलग होती है, इसके जी। अंदर पॉसिबिलिटी जो दिख रही है वो अभी तक कोई पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा, पर बहुत सरप्राइजिंग चीजें हैं कि 40 सेकंड के अंदर एयरक्राफ्ट गिर जाता है, जो 625 फीट के ऊपर गेन कर रहा है हाइट, और एकदम डिसेंड करना शुरू कर देता है। इसके कारण मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक डेटा नहीं है, हम इस पे बोल नहीं पाएंगे, पर इंजन फ्लेम आउट्स होते हैं, यस। इंजन फायर होते हैं, यस। ओवरवेट होता है, यस। या इसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आप कहो कि सेबोटेज में, या कोई गन डाउन हो या बॉम्ब ब्लास्ट हो, ऐसी कई कारण हो सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट उड़ते ही क्रैश कर जाए। हमारे जो इंसिडेंट्स हैं, जैसे औरंगाबाद का केस हुआ, उसमें ओवरवेट और टेम्परेचर हाई का कारण माना गया, और वो हाइट से पहले ही एक ट्रक से टकरा गया था। टकरा गया और एक्सीडेंट हो गया। तो कई ऐसे और वर्ल्ड में इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके अंदर इंजन फ्लेम आउट हुए हैं। तो इंजन फ्लेम आउट के अंदर इंजन फायर हो गया और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। कई बारी कुछ ऐसी टेक्निक्स भी मिली हैं जिसके अंदर ऑपरेशन प्रॉब्लम भी आई हैं, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
तो इस पर्टिकुलर केस में हम कोई आइडेंटिफाई सिंपली तरीके से नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर केस में हुआ है। वैसे आपको रीजन मैंने दे दिया। जी जी। जैसे सर आप इंजन फ्लेम आउट की अगर बात कर रहे थे, तो अगर ट्विन इंजन फेलियर हुआ है, जैसे इस केस में लग रहा है कि वो गेन नहीं कर पा रहा, एक हाइट गेन किया उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मतलब कि उसको जो जितना जोर लगाना चाहिए वो जोर नहीं मिल पा रहा, उसको उसको वो ताकत नहीं मिल रही है। तो इंजन या तो फेल हुआ है, या इंजन को फ्यूल नहीं मिल पा रहा जिससे कि वो चढ़ नहीं पा रहा है हवाई जहाज और ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज क्लियर दिख रही है क्या सर? सर, थ्रस्ट लॉस से हम पहले दो तरीके से करें। फ्लेम आउट एक चीज हुआ, थ्रस्ट लॉस एक हुआ। जी क्या इंजन ने थ्रस्ट डेवलप ही नहीं की, ये एक रीजन हो सकता है। या ये इंजन बंद ही हो गया है। जी तो अगर हम थ्रस्ट लॉस कहते हैं, तो थ्रस्ट लॉस में ज्यादातर केस कंप्रेसर स्टॉल होते हैं, या इसके अंदर बर्ड हिट्स होती हैं, एफओडी होता है। पर बहुत बहुत रेयर चांस है कि दोनों इंजन एक ही साथ में एक ही टाइम के अंदर दोनों फेल हो जाएं। फेल मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, अभी मैं इंजन फ्यूल के बारे में बात नहीं कर रहा। अब दूसरा है कि केस की फ्लेम आउट होने का कारण है कि फ्यूल स्टारवेशन हो जाए। फ्यूल स्टारवेशन के अंदर कि आपका फ्यूल कट ऑफ हो जाए। तो फ्यूल कट ऑफ करने के लिए हमारे पास फ्यूल शट ऑफ वाल्व है। फ्यूल शट ऑफ वाल्व को दो तरीके से बंद कर सकते हैं, और वो मैकेनिकल तरीका है। एक तो मास्टर स्विच है, जिसे हम मास्टर लीवर भी कहते हैं, मास्टर स्विच कहते हैं। वो नॉर्मल प्रोसीजर है। आपने कैप्टन ने उसको ऑफ कर दिया इंजन को, डेलिबरेटली मान लिया कि मैंने इंजन कट ऑफ करना है। एक इन द केस ऑफ फायर, हम फायर स्विच को ऊपर ओवरहेड पैनल है पे स्विच है, उसे लीवर भी कहते हैं, फायर स्विच भी कहते हैं। उसको अगर हम एक्टिवेट करें, तो दोनों केस में एक फायर शटर वाल्व जो दोनों को सप्लाई कर रहा है फ्यूल, वो बंद हो जाता है। तो ये दोनों ही केस में मैकेनिकली क्लोज किया जा रहा है, और इसके चांसेस किसी भी पायलट के नहीं हो सकते कि वो टेक ऑफ करने के टाइम ही अपने दोनों इंजन बंद कर दे। जी क्योंकि कोई कारण नहीं, कोई फ्लेम अगर उसके अंदर फायर था, तो वीडियोज में कोई फायर नजर नहीं आया। इंजन के अंदर अगर स्टॉल होकर कोई बर्ड हिट हुआ, या कोई इंजन ब्लेड टूट गए, या इंटरनल फेलियर हो गया, तब भी स्टारवेशन नहीं कराएगा कैप्टन कभी भी। वो उस जैसी मर्जी पावर मिले वो लेता जाएगा। तो इंजन का फ्यूल स्टारवेशन का चांसेस है ही नहीं। दूसरा है कि फ्यूल कंटेमिनेशन हो जाए, जिससे फ्लेम आउट हो सकता है। तो फ्यूल कंटेमिनेशन के अंदर आपका वाटर होना चाहिए। अब ये एयरक्राफ्ट पहले दिल्ली से आ रहा है, इसके अंदर फ्यूल पहले भी था, इसने आगे फ्यूल यहाँ पे लिया भी होगा। अगर हाइपोथेटिकली मान भी लें कि इसके अंदर फ्यूल के अंदर वाटर कंटेंट है भी, तो क्योंकि फ्यूल मिक्स हो गया है, वाटर और फ्यूल मिक्स हो चुके हैं, तो वो फ्लेम आउट का रीजन नहीं बनता। ज्यादातर फ्लेम आउट तब होते हैं जब कंटेमिनेशन हो, कि इंजन खड़ा है, एयरक्राफ्ट खड़ा है, और उसमें फ्यूल में वाटर सेटल डाउन हो गया है। आपने इंजन स्टार्ट किया, थोड़ी देर के बाद ही आपका फ्यूल फ्लेम आउट हो गया, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट ज्यादा है, फ्यूल कंटेंट कम है। तो ये चांस नहीं मुझे लगता कि कंटेमिनेटेड फ्यूल भी हो। अब रही बात कि इंजन दोनों फेल हुए हैं तभी लॉस हुआ है, ये एक अभी डेटा के ऊपर आना पड़ेगा। जो थ्रस्ट लॉस हुआ है या हाइट लॉस हुआ है, वो और कारण भी हो सकते हैं। वो एक कॉन्फ़िगरेशन का भी एक कारण हो सकता है। अगर है तो वो डेटा के लेने के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। ठीक सर, ये जानना चाहता था मैं, वाट कंटेमिनेशन की बात की, कि कैसे फ्यूल कंटेमिनेशन कैसे हो सकता है कि किसी ने डिलिबरेट किया हो, या ये ऑटोमेटिक पानी उसके अंदर आ ही जाता है, सर और फ्यूल कितना पानी आ कंटेमिनेशन जाता है? सर फ्यूल कंटेमिनेशन ये होता है कि क्योंकि हमारे पास जो फ्यूल टैंक है वो विंग के अंदर है। जी विंग के अंदर फ्यूल को जो हम लेते हैं, उसी से हम इंजन को देते हैं। और जब ये एयरक्राफ्ट एयर में होता है, पहली बात जो फ्यूल बाउजर से हम फ्यूल लेते हैं, वो उसका टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है मेन। जब फ्यूल लेने से पहले हम एक्वा डिश एक
कैप्सूल है उससे हम चेक करते हैं कि इसके अंदर वाटर कंटेंट है या नहीं है। तो परमिसिबल अमाउंट से अगर ज्यादा हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो हम उस फ्यूल को नहीं लेते, रिजेक्ट करते हैं, या उसका कंफर्म कर लेते हैं कि इसके अंदर वाटर कंटेंट नहीं रहा। अब अगर एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है तो जैसे जैसे फ्यूल कंज्यूम होता है तो उसका उसको रिप्लेस करता है एयर, जो एयर एटमोसफेयर की एयर है। तो एटमोसफेयर में अपना एक पानी है, और वो पानी इनडायरेक्टली आपका टैंक में चला जाता है। अब ये नॉर्मल प्रोसीजर है, वाटर तो कंटेंट आएगा ही जब आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा। जब एयरक्राफ्ट लैंड करता है और खड़ी देर बहुत देर खड़ा रहता है, तो ये वाटर जो है बिकॉज ये हैवियर देन द फ्यूल, तो ये सेटल डाउन हो जाता है। पर हम जब लॉन्ग हॉल्ट होता है, भी जो 2 घंटे से ज्यादा हो, उसका फ्यूल ड्रेन करते हैं ताकि इसके अंदर कोई वाटर कंटेंट है वो जो सेटल हो गया है वो बॉटम मोस्ट एरिया से निकाल दिया जाए। तो ये एक नॉर्मल मेंटेनेंस प्रैक्टिस है। अगर वो किसी भी कारण आपने पानी नहीं निकाला और वो कंटेंट ज्यादा नहीं है, तो जब हम इंजन के बूस्टर पंप चलाते हैं एयरक्राफ्ट के जो विंग के अंदर है, तो ये वाटर जो है उसके अंदर चर्निंग होता है और ये वाटर और फ्यूल मिक्स हो जाता है, तो ज्यादा चांसेस तब नहीं होते। अब इस कंपनी केस में ये दिल्ली से आया है, दिल्ली में इसका जो फ्यूलिंग हुई होगी उससे पहले फ्यूल का क्वालिटी चेक की होगी। इसका मानते हैं कि मेंटेनेंस ने वाटर कंटेंट को निकाल दिया होगा। इसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा अप्लाई किया, उसके बाद फिर इस फ्यूलिंग की, उसका भी चेक हुआ होगा। जब फ्यूलिंग की तो उसके अंदर जो फ्यूल मिक्स है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका वाटर अगर इसके अंदर कोई है भी किसी भी अमाउंट का, तो वो मिक्स इन द टैंक है और ये जाना है लंदन। तो क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इज वेरी हाई, सो वाटर परसेंटेज पर लीटर इज वेरी वेरी लो। तो अगर थोड़ा बहुत इसमें वाटर कंटेंट हो भी तब भी नहीं होगा। बाकी कोई इस फ्यूल को अडल्ट्रेट करेगा, ये हमारी फ्यूल कंपनी कभी करेंगी ही नहीं, उन्हें करने का मीनिंग नहीं है। और ये अगर वाकया ही उस टैंकर से जहां से फ्यूल लिया गया है वो कंटेमिनेटेड है और वो फ्यूल लायक नहीं था, तो ये एक्सीडेंट किसी और एयरक्राफ्ट पे भी होता, पर्टिकुलर इस एयरक्राफ्ट पे क्यों हुआ? तो इसलिए मुझे ये वाली थ्योरी जो फ्यूल कंटेमिनेटेड है वो नहीं लगती, मेरे अपनी टेक्निकल एक्सपीरियंस से। ये जानना चाहते हैं, एक 1.25 लाख लीटर का टोटल उसमें फ्यूल भरा हुआ है, अगर कंटेमिनेशन होता है तो लगभग कितने लीटर उसमें पानी होता है? 1.25 लाख लीटर का जो पूरा फुल टैंक है उसमें अप्रॉक्स सर एक, ऐसे एक, ऐसे कोई ऐसे लिमिट? कोई ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि कंडीशन के ऊपर है। आप रेनी डेज में हो, आप मॉनसून एरिया वाले में एरिया में हो, आप जी। सी के पास हो, आप ड्राई एरिया में हो, तो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है उसके कारण वहां पे फ्यूल एयर में कितना मॉइस्चर कंटेंट था वो आएगा। अब इसलिए इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं कोई बता सकता कि इसके अंदर 2 लीटर आएगा, 3 लीटर आएगा, 4 लीटर आएगा। कितनी देर वो खड़ा रहा, उसका कितना उसका नीचे फ्यूल आ गया है, वाटर आ गया है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे कोई फिगर नहीं है। जी जी। और ये जो कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर उसने ऊपर नहीं किया, और लैंडिंग गियर की जगह गलती से उसने फ्लैप का गियर दबा दिया, कि को पायलट को बोला कि भाई लैंडिंग गियर बंद करो, और उसने लैंडिंग गियर बंद करने की जगह वो जो फ्लैप का विंग फ्लैप है उसका बटन दबा दिया, तो उसकी वजह से वो रिट्रैक्ट कर गया और क्रैश हो गया। क्या इस थ्योरी में कोई दम है? देखिए, लैंडिंग गियर डाउन है ये सभी जानते हैं। जी। लैंडिंग गियर डाउन इतनी हाइट पे नॉर्मली कोई करता नहीं है। ये कार्बन ब्रेक्स हैं। अर्लियर डेज में जो 737 होता था, A300 होते थे, तो उसमें जो ब्रेक्स होती थी मेटेलिक ब्रेक्स होती थी। तो ज्यादातर वो जब हार्ड लैंडिंग करें या हार्ड ब्रेक्स लगाएं,
तो वो गर्म हो जाती थी। तो हम भी कई बारी उसकी एक चेकलिस्ट है कि अगर ऐसे केस में अगर हॉट ब्रेक्स हो और ट्रांजिट टाइम बहुत कम हो, तो पायलट्स या मेंटेनेंस दोनों इस बात पे एग्री करते थे कि हम लैंडिंग गियर को काफी देर तक एक्सटेंड कर लेंगे, ताकि एयर फ्लो से उसकी हीट डिसिपेट हो जाए। पर ये कार्बन ब्रेक्स हैं, इसमें हाइड्रोलिक भी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक ब्रेक्स हैं। तो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर से ब्रेक करी हैं। कार्बन ब्रेक्स ठंडी होती हैं, ये इतनी जल्दी हॉट नहीं होती जैसे मेटेलिक ब्रेक होती थी। तो उसने क्यों डाउन रखा, ये एक क्वेश्चन मार्क तो है। अब रहा कि उसने फ्लैप ऊपर ले लिए हैं और लैंडिंग गियर डाउन कर दिया। इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम नजर आती है, क्योंकि लैंडिंग गियर और जो फ्लैप का लीवर्स हैं, वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट भी बहुत दूर हैं। उनकी लोकेशन ही ऑड है, एक फ्रंट पे है, एक आपके साइड पे है। तो इसलिए ज्यादातर ऐसी गलतियां हमें नहीं नजर आती कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स को ले लिया गया हो। अगर फ्लैप की बात करें तो 625 तक वो हाइट गेन कर रहा था, तो इसका मीनिंग उसको लिफ्ट जनरेट मिल रही थी। और क्या फ्लैप्स 625 के बाद उसने वापस किए हैं, तब उसकी लिफ्ट के अंदर लॉस आएगा। लैंडिंग गियर से ड्रैग बढ़ेगा, लिफ्ट पे ज्यादा असर नहीं आता। तो ये थ्योरी जो कि कैप्टन को एक P1 ने P2 को कहा और P2 ने गलत कर दिया, या P2 ने P1 को कहा और P2 उसने गलत कर दिया, ये थ्योरी पे हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमारे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं आती। ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये वैसा ही है कि जैसे आपका जो हॉर्न होता है कार का, वो आपके स्टेयरिंग व्हील पे होता है और म्यूजिक सिस्टम दूर है। तो अगर कोई कहे कि साहब हॉर्न दबाओ, उसकी जगह हॉर्न छोड़ के आदमी म्यूजिक सिस्टम का बटन दबा दे, ये उस तरीके की चीज है, मतलब दो सर हाँ, फिर पॉसिबिलिटी नहीं है आपने ऐसी। आपने जो एग्जांपल लिया उसको मैं और रिफाइन कर देता हूँ जी जी। कि ये अक्सर हमारे से होता रहता है, कार चलाते हैं कि कार के स्टेयरिंग के पास दो लीवर होते हैं। जी एक वाइपर का होता है, एक इंडिकेटर का होता है। तो कभी कभी हमारे में से कि गाड़ी एक दूसरी गाड़ी चेंज कर दें, तो अक्सर ये हो जाता है कि हम वाइपर जला दें जब इंडिकेटर देना हो, क्योंकि वो जी। साथ साथ में है। पर कोई ये पूछे कि आपने हैंड ब्रेक लगानी है और आपने वाइपर चलाना है, तो हम्म ये चीजें नॉर्मली कोई करेगा नहीं कि वाइपर हम्म चलाना था और आपने ब्रेक लगा दी। ये हम्म, अक्सर तो ये ऐसे ही है कि आपका लैंडिंग गियर लीवर फ्रंट पर है, जी और फ्लैप का जो है आपके लगभग पीछे से आपके साइड में है और थोड़ा पीछे लेवल पे आता है। और उसके अंदर भी लॉक्स हैं, ऐसे नहीं कि उसने हाथ मारा और लीवर मूव हो गया। उसके जी। अंदर वहाँ पर सेफ्टी फीचर्स हैं कि ऐसे अब्रप्टली कोई नहीं इसको लगा सकता। तो मतलब मैं कि वो जो बोलिए। आपका आपका जो विंग का जो फ्लैप है, उसमें आप कह रहे हैं कि एक सेफ्टी फीचर है जिसकी वजह से अगर किसी का हाथ गलती से लग भी जाए पायलट का, कभी भी फ्लैप अप या डाउन नहीं होगा, ऐसा आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल, इसका लीवर को पहले आपको जब मूव करना है तो एक स्प्रिंग लोडेड एक स्विच एक सिस्टम है, जिससे आप उसे पहले रिलीज करेंगे। जी फिर जिस पोजीशन पे जाना है, आप 0 से 5, 5 से 10, ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन पर लाने के लिए हर एक जगह पर नॉच है, जी डिडेंट है, जी ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में आपको ये याद समझ ले कि आप जो कर रहे हो इंटेंशनली कर रहे हो। तो ये जी एक बहुत सिंपल नहीं है कि ऐसे हाथ लग गया तब हो, या उसने आगे लीवर उठाना था और उठा दिया उसने साइड पे। तो मैं इसको इस थ्योरी को नहीं सपोर्ट करता। कैप्टन हमारे बहुत मेच्योर्ड हैं, और वो ऐसी गलती नॉर्मली ये मान सकते हैं कि ओवरहेड पैनल है, ओवरहेड पैनल पे दो स्विच इकट्ठे हैं, तो दोनों स्विच में से एक स्विच गलती से प्रेस हो गया हो, ये हो सकता है। जहां पे क्रिटिकल स्विच है वहां पे हम सेफ्टी गार्ड देते हैं, ताकि अब्रप्टली कोई अनइंटेंशनली भी स्विच को
ना ऑपरेट करे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो स्विच है, उसके ऊपर गार्ड्स रेड कलर के होते हैं, या उसके ऊपर वायर गार्ड्स होते हैं, ताकि ऐसा किसी एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे डिजाइन किए गए हैं, बहुत अच्छे मेंटेन किए गए हैं, बहुत अच्छे ऑपरेट किए गए हैं, बहुत सेफेस्ट व्हीकल अगर है। ये विंग विंग स्पैन के जो लीवर है उसको अगर हम फिर से कार की सिमिली दें, तो जैसे हैंड ब्रेक होता है, जब तक उसमें वो बटन नहीं दबाएंगे तो वो हैंड ब्रेक अपनी जगह से मूव नहीं होता। बिल्कुल कि सही, गलती सही कहा। गलती से किसी का हाथ लग भी जाए तो हैंड ब्रेक रिलीज नहीं होता जब तक कि आप उसका बटन ना दबाएं। वो उसी तरीके लॉक, से विंग। बिल्कुल वो लॉक इसलिए कार में भी इसलिए रखा कि इंटेंशनली आप ब्रेक, पार्किंग ब्रेक जब लगा रहे हो तो आप एक इमरजेंसी क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इमरजेंसी क्रिएट करने जा रहे हो। जी जी। तो अब ये सर वाली बात। एक चीज रहती है जो बार बार कहा जा रहा है कि सब इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं था, उसकी जगह इलेक्ट्रिक था, और इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। तो वो कितना पॉसिबिलिटी है? सर ऐसे है कि नॉर्मली जो एविएशन है उसने अपने आप को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव किया। जी पहले हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम होते थे, फिर हमने धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल आए, तो जब 320 पहला एक कार्ट आया तो फ्लाई बाय वायर आया। तो पहले जितने भी इंजन आए थे उसके अंदर एक ब्लीड सिस्टम होता था। ब्लीड सिस्टम मैंने जो इंजन की ब्लीड को लेके कुछ काम करता था, चाहे वो प्रेशराइज करना हो या और भी काम करने हो, तो वो न्यूमेटिक सिस्टम से करते थे। उससे एक पावर लॉस होती थी, एक इंजन की पावर लॉस, क्योंकि उसमें से आप ब्लीड हाई प्रेशर निकाल रहे हो, तो आपकी जो आपने मेहनत करके प्रेशराइज की है एयर, वो आपने निकाल भी ली थोड़ी सी। पर ये एयरक्राफ्ट एक अ, अलग ही डिजाइन किया गया है, जिसमें न्यूमेटिक सिस्टम को बहुत कम कर दिया गया। न्यूमेटिक सिस्टम लगभग है ही नहीं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास जनरेटर्स हैं। एक इंजन के ऊपर एक आईडीजी होता है, जो जनरेटर है, मेन जनरेटर है, और एक बैकअप जनरेटर है, इंजन के ऊपर ही है। तो गियर बॉक्स के ऊपर दो जनरेटर हैं, एक मेन जनरेटर है आईडीजी और दूसरा बैकअप। तो ऐसे ही दूसरे इंजन में भी है। उसके अलावा इसका एपीयू है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट। उसके अंदर दो जनरेटर हैं। नॉर्मली हमारे जो नैरो बॉडीज के एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें जनरेटर एक ही चाहिए होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल लोड ज्यादा हम यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल लोड ज्यादा चाहिए। तो इसके एपीयू के अंदर भी दो जनरेटर हैं। अब फेलियर जब हम इलेक्ट्रिकल टोटल फेलियर मानते हैं, तो ये माने कि आपका दोनों भी आईडीजी, दोनों बैकअप जनरेटर ये फेल हो गया, और एपीयू भी फेल हो गया, एपीयू के दोनों जनरेटर फेल हो गए। भी छह आपके जनरेटर्स हैं, छह के छह जनरेटर फेल हो गए। अब अगर हम फ्लेम आउट इंजन की बात करते हैं तो आपके मान लिए कि चार जनरेटर चले गए। पर क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किया है, और नॉर्मली हम एपीयू को ऑन रखते हैं फॉर लो लेवल, हाई लेवल पे आके एपीयू को जनरली बंद कर देते हैं। तो मैं मानता हूं कि इस एयरक्राफ्ट का एपीयू चल रहा होगा। तो अगर वो चल रहा है तो आपकी दो जो हैं जनरेटर उसके चलने चाहिए। और टोटल फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दो जनरेटर आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये जो थ्योरी चल रही है कि टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, अगर एपीयू बंद है और दोनों इंजन ऑफ हो गए हैं तो पॉसिबल है, जो मुझे बहुत रिमोट चांस लगता है, क्योंकि जनरली एपीयू को बंद हम टेक ऑफ के बाद ही करते हैं। अब एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग इतनी मॉडर्न हो गई है कि यूएवीज जैसे हैं उसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कि हजारों किलोमीटर चले जाते हैं जिसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं होती। जी तो तो ऐसे में पायलट्स का रोल बहुत लिमिटेड हो गया है, और बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि अगर पायलट गलती करना भी चाहे तो भी गलती नहीं कर सकता। क्या ऐसी कोई बात है कि सर टेक्नोलॉजी ऐसे कितनी है, कितनी कितनी मॉडर्न हो गई है? सर ऐसे है, एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग में
रिडेंडेंसी, एक सेफ्टी फैक्टर इतना हाई है कि आप हम ये जब डिजाइन करते हैं एयरक्राफ्ट को, तो ये मानते हैं कि कोई पागल बैठा है अंदर और वो सबसे बड़ी बेवकूफियां करेगा जी किसी भी कारण, सरकमस्टांसली, नॉलेज के कारण, स्ट्रेस के कारण, कुछ भी हो, हम उस गलती को भी कवर करते हैं कि ये गलती करने से ये हो जाएगा, ये गलती करने से ये हो जाएगा, तो उसका सेफ गार्ड लेते हैं। तो एयरक्राफ्ट डिजाइन ही ऐसे हुए हैं। अभी लेटेस्ट में जो कारें आई हैं ईवी की, खासकर टेस्ला जैसी कारें हैं, उन्होंने भी ये चीजों को लिया कि आप एक्सीडेंट करना कोशिश करो तो सही, वो करने नहीं देगी। ऐसे ही सिमिलरली एयरक्राफ्ट के अंदर हमारी फीचर, डिजाइन फीचर इतना ज्यादा रॉबस्ट है कि आप नहीं गलती कर पाओगे। फिर भी कुछ गलतियां रह जाएंगी जो हमें पता नहीं है, हो जाती हैं। पर ये मैं मानता हूं कि इसकी डिजाइन में हर जगह पे जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है। कभी हाइड्रोलिक सिस्टम एक हुआ करता था, एक ही हाइड्रोलिक सारे सिस्टम में होता था। एक ऐसा एक्सीडेंट के बाद ये एक नॉर्म बन गया कि आपको 3 इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन हाइड्रोलिक सिस्टम देने हैं, ताकि एक फेल हो जाए दूसरा पकड़ेगा, दूसरा फेल हो जाए तीसरा पकड़ेगा। इसी के अंदर भी 3 एयरक्राफ्ट, 3 हाइड्रोलिक सिस्टम है। आप कोई कहे कि हाइड्रोलिक लॉस हो गया सारा, क्योंकि एक हाइड्रोलिक लॉस मैंने 3 सिस्टम में से तीनों के तीनों फेलियर हो जाए, ये चांसेस हमने रिमोट कर दिए हैं, क्योंकि 3 सिस्टम है, तीनों फेलियर इकट्ठे हो नहीं सकते। ये टेररिस्ट एक्ट हो सकता है, पर एक इंजीनियरिंग सैबोटेज नहीं हो सकता। नंबर 2, सैबोटेज अगर है भी, जो थ्योरी लेके चल रहे हैं, मैं उसको काउंटर इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं लाइन का एक बेसिकली इंजीनियर हूँ। कि एयरक्राफ्ट उड़कर आया है, अहमदाबाद में लैंड किया है, तो एक इंजीनियर के पास दो ही काम है, एक तो फ्यूल डालना और एक ऑयल डालना। बाकी उसकी इंस्पेक्शन है, चेक करना है, वो फिजिकल चेक है, कोई टेस्टिंग टेस्टिंग नहीं है। अब ऑयल इसमें नहीं डाला गया होगा, क्योंकि ये लॉन्ग फ्लाइट है, तो ज्यादातर हम दिल्ली से ही ऑयल को अपलिफ्ट कर देते हैं उसको, ऑयल को नहीं छेड़ते ट्रांजिट के अंदर। अब रहा फ्यूल का, फ्यूल तो नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई इसमें फ्यूल डाला और उसमें कोई ऐसा सिस्टम कर ही नहीं पाएगा कि वो फ्लैप सिस्टम को, लैंडिंग गियर सिस्टम को, इंजन फ्लेम आउट करने के कोई हरकत करे कि वो हो जाए। ये एयरक्राफ्ट ऐसे डिजाइन नहीं है कि एक कोई स्विच ऑन ऑफ किया तो सारा काम हो जाए। तो ये सैबोटेज वाली थ्योरी भी मैं आपको जरा, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन नहीं पूछा, तो मेरी समझ में आया कि ये कवर करना जरूरी है। आपने इंजीनियरिंग के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, और सारी पॉसिबिलिटीज की क्या क्या फेलियर्स हो सकते थे और यहाँ पे क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा। तो अभी तक हम ऐसी किसी कंक्रीट सिचुएशन पे नहीं पहुंच पा रहे, कैसे नई संभावना नहीं हमें दिख रही है कि क्या ऐसा हुआ होगा जिससे एक्सीडेंट हुआ होगा। सो मेनी पॉसिबिलिटीज, बट अनटिल अनलेस वी गेट द एग्जैक्ट डाटा फ्रॉम फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट डाटा रिकॉर्डर, तब तक हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। एम आई राइट? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वी आर रनिंग कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम। तो थैंक यू। मेरे ख्याल से जितने भी मिथ्स थे सारे के सारे क्लियर हो गए हैं, और हम सिर्फ सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शकों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इंडियन मास्टरमाइंड्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।